Now let's talk about external relationships. Before we talk about different types of structures जो कि external agencies के साथ या vendors के साथ आ सकते हैं, बन सकते हैं, let's talk about a very interesting 2x2 matrix by Paul Herman. Paul Herman ने हमें बताया है कि किस तरीके से by keeping in view two factors you can keep your organization's focus and strategy intact. वो क्या चीज़ें हैं ज़रा सुनते हैं और समझते हैं. नाउ देयर आर टू फैक्टर्स जिस पे कहता है पॉल हर्मन कि आपको जिनकी बुनियाद के ऊपर ये सोचना है कि आपको किस तरह की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है. एक वो कहता है कि यार आपके लिए क्या कोई प्रोसेस या फंक्शन किस स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस का है. पहले देखो कि उसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है, क्या वो लो है या वो हाई है. ठीक है. दूसरा वो कहता है आपसे कि फिर ये आप देखो कि उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो उस फंक्शन की या उस प्रोसेस की कैसी है. ठीक है. और वो क्या फॉर एग्जांपल हाई है या फिर लो है. ठीक है. कॉम्प्लेक्सिटी कह लें, डायनेमिक्स कह लें. ठीक है. बेसिकली हम ये क्या बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि देखो अगर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी खास फंक्शन की दोनों चीज़ें अगर हाई हैं तो मिसाल के तौर पे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो कोर फंक्शन होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर एक टेक्नोलॉजी कंपनी है तो टेक्नोलॉजी इज द कोर फंक्शन. अगर एक कंटेंट डेवलपमेंट की कंपनी है तो कंटेंट इज द कोर फंक्शन. फॉर एग्जांपल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो कहता है भाई मेरा जो कोर फंक्शन है ना भाई दैट इज टू प्रोड्यूस कंटेंट. So I am not going to outsource this thing to any other external party. मैं किसी और को engage नहीं करूँगा, मैं ये content का control अपने हाथ में रखूँगा. So जो core functions होते हैं आमतौर पे वो high strategic importance के होते हैं. जाहिर है core function है, organization की जो पहचान है वो तो वही है. और जो उसकी complexity होती है, dynamics होती है वो of course high होती है क्योंकि core function है, organization का core function है. तो अगर एक फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसका कोर काम लॉजिस्टिक्स है तो वो लॉजिस्टिक्स के फंक्शन उसका कोर फंक्शन हो जाएगा और उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ कोर्स उसका कोर फंक्शन नहीं है. लेकिन अगर एक फाइनेंस फंक्शन आउटसोर्सिंग कंपनी है तो उसका फाइनेंस फंक्शन आउटसोर्स करना और उसको मैनेज करना दैट बिकम्स अ कोर सर्विस. सही है. तो कोर आमतौर पे उसको आपके अपने हाथ में रखना चाहिए. सो अगर एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, एडटेक कंपनी है, तो वो अगर कहती है कि मैं एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी, फॉर एग्जांपल कोर्सेरा है, एडेक्स है, तो कोर्सेरा या एडेक्स जो होगा उसका जो कोर फंक्शन है इज टू डेवलप अ प्लेटफॉर्म एंड टेक्नोलॉजी. तो वो प्लेटफॉर्म इतना पावरफुल होना चाहिए कि उसके अंदर बाकी जो कंटेंट डेवलपर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स, पीपल लाइक अस फॉर एग्जाम्पल, वो उसको इतना इंप्रेसिव लगे तो बोले हाँ ठीक है मैं अपना कॉन्टेंट इसके पास होस्ट कराऊंगा. सही है. तो यूडेमी इज अ टेक्नोलॉजी कंपनी. यूडेमी आपने सही सुना हो. सो इस तरह के फंक्शंस के बारे में पॉल हर्मन कहता है जी, उसको वो कहता है जी आप उसको करें आउटसोर्स. ठीक है. आउटसोर्स करें. मिसाल के तौर पे आप फॉर एग्जांपल अगर एक एजुकेशन कंपनी है या फिर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो वो बोलेगा भाई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मेरी जो लो है, फॉर एग्जांपल एक ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक टीएसबी, अब उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अगर एक फंक्शन की लो है बट कॉम्प्लेक्सिटी हाई है, उसकी एग्जांपल क्या है? उसकी एग्जांपल है ये जो किताबें बनाने का जो पूरा प्रोसेस है, पब्लिकेशन का प्रोसेस है, पब्लिकेशन का प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी हाई है बिकॉज पब्लिकेशंस के अंदर कितनी क्वांटिटी, स्टफ लाइक दैट, पेपर, कागज़, इन्वेंट्री मैनेज करना इज ऑल स्टफ. बट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है उसकी जो है लो है विद रिस्पेक्ट टू द कोर फंक्शन ऑफ टीएसबी विच इज़ टू प्रोड्यूस कंटेंट. ठीक है. तो जो ये जो प्रिंटिंग करना और प्रिंटिंग करके भिजवाना, डिलीवर करना इज़ नॉट ऑफ अ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस टू टीएसबी. कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हाई है तो इसको हमने क्या किया, उसको हमने आउटसोर्स कर दिया. हमने बोला भाई दिस इज़ अ बुक हाउस जिस पे आप जाके अपनी किताबें वगैरह परचेज कर सकते हैं और वही बुक हाउस जो है वो डिलीवर भी करता है फॉर एग्जांपल टू डिफरेंट स्टूडेंट्स एंड स्टफ लाइक दैट. सो एक ऐसी चीज़ जो कि कोर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, डिलीवर करना, प्रिंट करना कोर नहीं है टीएसबी का. ठीक है.
दैट्स अ फंक्शन जो कि स्ट्रेटेजिकली लो इंपॉर्टेंस रखता है बट कॉम्प्लेक्सिटी उसकी हाई है, एंड दैट्स वाई वी हैव आउटसोर्स इट। या फिर फॉर एग्जांपल इसको स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने क्या बात की, हाई कॉम्प्लेक्सिटी हाई इंपॉर्टेंस प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स लेके आए। पहले इनफैक्ट मैं बताऊं, पहले ये डिलीवरी फंक्शन जो है, तमाम तरह फंक्शन, प्रिंटिंग का फंक्शन, डिलीवरी फंक्शन, दैट वाज इन हाउस। तो उसकी वजह से इतना इश्यूज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना शुरू हुए, जिसकी वजह से हमने बोला नहीं, दिस एंटायर फंक्शन शुड बी आउटसोर्स्ड, ये काम हमने करना ही नहीं है, ठीक है। तो फिर वो आउटसोर्स हुआ। नाउ इसकी एक और मिसाल भी है आउटसोर्स वाले पार्ट की, वो ये कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोर काम जो है वो कुछ और है, बट आपने कहा फाइनेंस फंक्शन में आउटसोर्स कर देता हूँ, पेरोल फंक्शन में आउटसोर्स कर देता हूँ, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस लो है, कॉम्प्लेक्सिटी हाई है, ठीक है जी। अकाउंटिंग फंक्शन में आउटसोर्स कर देता हूँ। तो ये तमाम तर जो फंक्शंस हैं ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के कोर से कंपैरिजन में लो इंपॉर्टेंस रखते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी हाई, जिसकी वजह से उसको आप आउटसोर्स कर रहे होते हैं। नाउ द थर्ड इज हाई इंपॉर्टेंस एंड लो कॉम्प्लेक्सिटी। मिसाल के तौर पे अगर एक फॉर एग्जांपल जैसे आम तौर पे आपने देखा होगा दराज पे या बाकी जगहों पे इंपॉर्टेंस हाई होती है किस चीज़ की, ई कॉमर्स की जो प्लगइन होता है वेबसाइट के साथ होता है, बट कॉम्प्लेक्सिटी लो होती है। आजकल ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि आपने अपनी वेबसाइट के साथ उसको प्लग इन कर लिया। सो यू गो फॉर ऑटोमेशन, यू डोंट आउटसोर्स इट बट यू ऑटोमेट इट, ठीक है। तो ऑटोमेशन जो है वो इस तरह के फंक्शन, जैसे टिकटिंग फंक्शन है, उसको आपने एक सर्विस प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन, तो जो इसका टिकट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको आपने आउटसोर्स कर दिया, ठीक है। मुश्किल नहीं है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हाई है बट कॉम्प्लेक्सिटी लो है, सही है जी। अगर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी लो है, कॉम्प्लेक्सिटी भी लो है, तो उसके बारे में कहता है जी, ये हरमन साहब कहते हैं मिनिमम एफर्ट लगाएं उसके ऊपर आप, ठीक है। मिनिमम एफर्ट लगाएं, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करें, और इसको आप ज़्यादा आपको इसके ऊपर काम इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे याद है हमारे जब मैंने पहला हम लोगों ने स्टार्टअप स्टार्ट किया था 2016 की बात है, तो वहाँ पे इट वाज हमने एक टीचर ट्रेनिंग का और कंसल्टिंग का बेसिकली पूरा एक, तो हमने वहाँ पे क्या किया था कि उसमें वी वर अ टोटल ऑफ 10 पीपल आई थिंक शायद, ठीक है। तो वो 10 लोगों की टीम हायर की थी और 10 लोगों, उसमें हमने क्या किया था कि लंच जो है ना, हमने कहा यार बाहर सब जाएंगे या फिर मंगवाएंगे तो बड़ा महंगा भी पड़ेगा, तो हम एक काम करते हैं, एक बंदा रख लेते हैं जो हमें डेली बेसिस पे लंच बना दे, ठीक है, और उसका एक मेन्यू बन जाए, चीज़ें हो जाएं। और लंच का पूरे प्रोसेस के ऊपर इतनी ज़्यादा एफर्ट लगना शुरू हो गई कि वहाँ पे भाई आज ये नहीं मिला, आज वो नहीं हुआ, आज फॉर एग्जांपल इतने पैसे नहीं मिले हमें, तो उसकी वजह से बहुत एक दो लोगों का बड़ा टाइम दरमियान में एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के अंदर लगना शुरू हो गया। एंड दैट्स वाई हमने बोला भाई इसको भी ज़रा सिस्टम को ज़रा सॉर्ट आउट, या तो हम सॉर्ट आउट करें। सो बहरहाल एट टाइम्स ये भी होता है कि जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस लो होती है, कॉम्प्लेक्सिटी भी लो होती है, वहाँ पर एट टाइम्स पीपल बिगिन टू पुट मोर एफर्ट। तो हरमन साहब ये कहते हैं कि भाई वहाँ पे आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना, दीज डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द ऑर्गेनाइजेशंस पीस ऑफ माइंड, उसको वो नहीं देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। सो ये हमने कुछ बातें समझी पॉल हरमन की, जो हमने जो कहानी है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और कॉम्प्लेक्सिटी। ना ये जो हमें 2x2 मैट्रिक्स है, हमें ये बताता है कि कहीं कहीं आपने आउटसोर्स भी करना है, कहीं कहीं आपने ऑटोमेट भी करना है। आउटसोर्सिंग से फिर हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और हम बोलते हैं कि देखो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स यू मे हैव। फॉर एग्जांपल वन इज आउटसोर्सिंग, ठीक है। आउटसोर्सिंग कब करनी है, क्या करनी है? आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? आउटसोर्सिंग का मतलब यही होता है जो आप समझते हैं मेरे ख्याल में, कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक फंक्शन बाहर वाली किसी पार्टी को दे दें टू मैनेज इट, दैट्स इट, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। सो आउटसोर्सिंग इज टू engage an external party to manage an in-house internal function, सही है जी। नाउ अगर हम इसको आगे बढ़ाएं और देखें भाई आउटसोर्सिंग के लिए हमारे पास आम तौर पे जो नॉन कोर एक्टिविटीज़ होती हैं उसको आप आउटसोर्स कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप के स्टाफ आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपने गाड़ियाँ रखी हुई हैं, फ्लीट रखा हुआ है, ठीक है। उस फ्लीट को मैनेज करने के लिए आपने बोला भाई ये काम हम नहीं करेंगे, ये हम दे देते हैं फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी को, वो उसको मैनेज करेगी। सो फ्लीट ऑफ मोटर व्हीकल्स जो स्टाफ को घर से लेके आता है और घर छोड़ता है, उसके लिए आपने आउटसोर्स कर दिया, नॉन कोर फंक्शन है, सही है जी। सिक्योरिटी सर्विसेज आउटसोर्स कर दी, IT सर्विसेज आउटसोर्स कर दी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आउटसोर्स कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं ज़रा लिखें आप अपने पास, ठीक है।
इट हेल्प्स यू फोकस ऑन कोर कॉम्पिटेंसीज। फजूल की चीज़ों के ऊपर ज़रा अपना दिमाग लगाने की, माइंड देने की ज़रूरत नहीं है। सो इट हेल्प्स यू फोकस ऑन कोर कॉम्पिटेंसीज। और जो बाकी दूसरे लोग हैं, जैसे फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी है, वो भी तो अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पर फोकस कर रही है ना। तो वो हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पे फोकस कर रही होती है। सो अदर्स विद कोर कॉम्पिटेंसी टू कम अप विद मोर वैल्यू टू यू। तो जो फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी है, सिक्योरिटी सर्विसेज वाली कंपनी है, उसका तो काम ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, तो वो आपको जब कोई सर्विस प्रोवाइड करेगी तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। सो स्पेशलिस्ट का जो करियर होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है आउटसोर्सिंग वाले एरियाज़ के अंदर। तो सिक्योरिटी सर्विसेज के अंदर वो वाले प्रोफेशनल्स ज़्यादा फ्लरिश भी करते हैं। और या आईटी कंपनीज़ के अंदर जो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं, उसमें जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका करियर ज़्यादा फ्लरिश कर रहा होता है। सो स्पेशलिस्ट होते हैं, आपको वो मिलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको टू स्केल अप, टू स्केल डाउन। ठीक है, आप अगर अपने पास इन हाउस होस्टिंग करें सर्वर्स की, तो ज़ाहिर है आप, एक तो पहली बात तो ये कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन और उसकी लेवल ऑफ अवेयरनेस होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप किसी और एंटिटी को जो जिसका काम ही होस्टिंग सर्विसेज और सर्विस प्रोवाइड करना होता है, उसको आप इंगेज करें, तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प, वो आपको उसके पास प्लान्स होंगे कि भाई इतने टीबी, उतने 10 टीबी और 100 टीबी और तमाम तरह, और ये आप डिफरेंट तरह के सर्वर्स और सिस्टम्स अगर आपको चाहिए तो इसके लिए मेरे पास ये प्लान्स हैं, और आपको अगर स्केल अप करना है तो आपके लिए आसान हो जाएगा। एंड इट गिव्स यू अ क्लैरिटी अबाउट द कॉस्ट। इन हाउस कोई काम करेंगे, पता ही नहीं चलता एकदम से कौन सी कॉस्ट आ गई। ठीक है, कोई चीज़ ख़राब खरीद ली, कॉस्ट ऊपर नीचे हो गई, बंदा रेलिवेंट नहीं समझ में आया, टीम कितनी बनेगी, कितना डिले होगा वो प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, आपने बोला वेबसाइट में इन हाउस बनवाऊंगा तो इन हाउस बंदा हायर करूंगा, स्टफ लाइक दैट। तो क्लैरिटी नहीं मिलती आपको कॉस्ट की, लेकिन आपको आउटसोर्सिंग में क्लैरिटी मिल जाती है। सही है जी। फोकस ऑन कोर कॉम्पिटेंसीज, स्पेशलिस्ट मिलते हैं आपको, दे कम अप विद मोर वैल्यू, फ्लेक्सिबिलिटी टू स्केल अप एंड स्केल डाउन, और क्लैरिटी अबाउट द कॉस्ट। समझ में आ गई बात। प्रॉब्लम्स क्या होता है जी? प्रॉब्लम ये होता है भाई लॉस ऑफ कंट्रोल। बहुत मरतबा ऐसा होता है जब आप आउटसोर्स करते हैं ना, तो आपका कंट्रोल लूज हो जाता है। मुझे याद है हम लोगों ने TSB के स्टार्ट में हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी है, LMS है, वो हमने किसी और से परचेज़ किया था। परचेज़ किया था, डेवलप करवाया था, टेक्नोलॉजी उनकी थी, कोड उनका था, तो दे रोट द कोड, दे हैड कंट्रोल ओवर द कोड। और उसके बाद मुझे याद है शुरू के 2 साल जो बुरा हाल हुआ हमारा। ज़ाहिर है हम तो चलते फिरते जो है वो एक्सपेरिमेंट करते करते आगे बढ़ रहे थे। ये बात है तो ये तकरीबन 5 साल पहले की। ठीक है, अब तो खैर तजर्बे काफ़ी हो गए स्टार्टअप्स करते हुए और काम करते हुए। लेकिन उस वक्त हमने जब LMS को आउटसोर्स किया था किसी के साथ, तो वहाँ उस वक्त जो हमारा बुरा हाल हुआ था, आई कांट इवन टेल यू, जो कॉस्ट इतनी बढ़ गई उसका भी अंदाज़ा नहीं हुआ। इनफैक्ट उल्टा जो मैंने बताया आपको एडवांटेज, वो हमारे लिए डिसएडवांटेज भी हो गया। तो कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि हमने क्या किया, हमने हाई कॉम्प्लेक्सिटी और हाई इंपॉर्टेंस वाले फंक्शन को इन हाउस नहीं रखा, हमने उसको आउटसोर्स कर दिया। गलती हमारी ये थी, आउटसोर्सिंग का मसला नहीं था, गलत चीज़ आउटसोर्स कर दी थी। सही है जी। तो कंट्रोल आपका नहीं रहता बहुत सारे मामलात के अंदर। टीम आपकी अपनी नहीं होती, वो टीम डेवलपमेंट जो आप करवा रहे हैं वो टीम आपकी अपनी नहीं होती। सही है। और सर्विस आपको वो लेवल की कभी कभार नहीं मिलती, क्योंकि आप उसके क्लाइंट के कैडर में, लिस्ट में बड़े नीचे आते हैं। अब वो एक एंटिटी है जो कि बाहर एक्सपोर्ट करती है, डॉलर्स में अर्न करती है, और आपको वो आप PKR में पे कर रहे हैं, तो आप उनका एक बड़ा छोटा सा क्लाइंट है। तो एट टाइम्स ये भी होता है किसी एंटिटी को आप आउटसोर्स कर देते हैं और आप उनके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं होते, ऐसा बड़ा होता है। और जब आप उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर तो आप फॉलोअप्स करते रहें एंड डिलेज आएंगे। तो डिसएडवांटेज ये भी होता है। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज होते हैं। कभी कभार आप कहते हैं भाई हमने ये आउटसोर्स नहीं करना, ये तो हमारी बात बाहर निकल जाएगी। सही है। फिर प्रोडक्ट की अवेयरनेस नहीं होती उस बंदे को, जिस बंदे को अगर आपने कोई चीज़ आउटसोर्स कर दी। ठीक है, जैसे हमारे केस में हुआ, जो प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी है, उसकी अवेयरनेस उस तरह से नहीं थी कि भाई हमें किस तरह की एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि स्कूल के लिए बनता है, एक बनता है ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अस, एक बनता है फॉर एग्जांपल एक प्लेटफॉर्म की फॉर्म में बनता है। तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस जिनको देखते हुए आप बनाते हैं ना। फिर हमारे पास इट डज नॉट डेवलप पीपल एंड स्किल्स विद इन ऑर्गेनाइजेशंस। आपके बंदा नहीं बनता, आपकी टीम नहीं बनती, ये बड़ा मसला होता है।
सो इस ये और लेकिन मैं आपको बताऊं एक और जगह पे हमने एक्चुअली अपना कोर फंक्शन डेवलपमेंट फंक्शन आउटसोर्स किया हुआ है एंड दैट इज वर्किंग रियली फाइन, बट ऑफ कोर्स वी हैव टू गिव अ लॉट ऑफ प्रॉफिट टू देम। सो ऐसा होता है कि इसमें इस तरह के इश्यूज आते हैं। आई एम श्योर हमने उसको नोट डाउन जरूर किया होगा। सेकंड वी हैव इज शेयर्ड सर्विसेज। शेयर्ड सर्विसेज क्या होती हैं? ऑर्गेनाइजेशन का कोई फंक्शन सेंट्रलाइज हो जाता है टूवर्ड्स अ शेयर्ड सर्विस सेंटर, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे यूनिलीवर जो है उसका सिंगापुर में एक शेयर्ड सर्विस सेंटर है जो कि तमाम तो यूनिलीवर की एंटिटीज़ को शेयर्ड सर्विसेज प्रोवाइड करता है विद रिस्पेक्ट टू जो भी इनको फंक्शन चाहिए होते हैं, अकाउंटिंग, फाइनेंस, स्टफ लाइक दैट। तो उनका शेयर्ड सर्विस जो है सेंटर वो सिंगापुर में डेवलप हुआ हुआ है, ठीक है जी। सो ये एक शेयर्ड सर्विस सेंटर की भी एक तरह की एक रिलेशनशिप बन सकता है। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके जी, ज़रा लिखिए अपने पास। रिड्यूस हेड काउंट एंड कॉस्ट, क्योंकि शेयर्ड सर्विस है, सही है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रैक्टिस, इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, ये इवन सीमेंस के अंदर भी ऐसा होता है। सीमेंस जर्मनी के वहाँ पर शेयर्ड सर्विसेज सेंटर है जो कि डिफरेंट कंपनीज़ को, जो सीमेंस की अपनी कंपनीज़ को प्रोवाइड कर रहे होते हैं सर्विसेज, ठीक है। सो improved quality is also an advantage of shared services because speciality होती है, concentrated होता है talent। Disadvantage क्या होता है? Weakening relationships, ठीक है। The other is loss of business specific knowledge, ये क्योंकि वो कहीं ना कहीं shared service के पास जा रही होती है। And removed from decision making, वो decision making से दूर होते हैं, decision making यहाँ पे हो रही होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक डिस्टेंस हो जाता है बिटवीन द फंक्शन एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। नाउ शेयर्ड सर्विस के बाद हम आते हैं एंड वी टॉक अबाउट अनदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो कि हो सकता है वैल्यू नेटवर्क। वैल्यू नेटवर्क आपको याद है, इससे पहले हमने पढ़ा था वैल्यू नेटवर्क, तो उसको हम दोबारा से डिस्कस नहीं करते। वैल्यू नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि आप स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने वाले एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप एक स्ट्रक्चर करते हैं जिसमें आपको हर तरफ से स्पेशलिस्ट की सर्विसेज मिल रही होती हैं या प्रोडक्ट मिल रही होती हैं, सही है। तो जो वैल्यू नेटवर्क होता है उसके अंदर बेसिकली उसकी एग्जांपल क्या है? एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है। एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर जो है उसका ताल्लुक बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जो उसने अपना एक वैल्यू नेटवर्क बनाया होता है। बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, जैसे मुझे याद है व्हेन आई वेंट टू दुबई अभी, तो मैंने देखा, वहाँ पे मुलाकात हुई कंसल्टेंट से। तो मैंने उससे पूछा कितनी बड़ी टीम है आपकी? उसने बोला मेरी तो एक ही, मैं तो एक अकेला हूँ, ठीक है। आई डू द सेल्स एंड वेन एवर आई, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई बहुत अच्छा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का असाइनमेंट कर लिया, सही है, बट देन आई हैव विद इन माई नेटवर्क, और मैंने वो नेटवर्क क्रिएट किया है कि इफ़ आई वांट अ पर्सन जो कि BPR के असाइनमेंट के लिए चाहिए मुझे, तो मैं इस तरह की एंटिटी से बात करता हूँ। ये 2-3 मेरे पास फर्म्स हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, दे आउटसोर्स दिस टैलेंट टू मी। 1-2 महीने के लिए मैं उनसे बंदे ले लेता हूँ, मैं उनसे काम करवाता हूँ, और फिर इसको मैं रिव्यू करने के लिए भी एट टाइम्स ये होता है, मुझे पता है 3-4 ऐसे लोग हैं जो कि मेरी तरह के वेले हैं, ठीक है। तो वो मैं उनको भी ऑन बोर्ड ले लेता हूँ, और उनको ऑन बोर्ड लेके दे बिकम द प्रोजेक्ट लीड। बंदे वहाँ से, स्टाफ वहाँ से लेता हूँ 2-3 महीने का, या 4 महीने या 6 महीने के लिए वो ले लेता हूँ। सो आई नो एंड आई डू द क्लाइंट फेसिंग एंड स्टफ, और मैं इंश्योर करता हूँ कि क्वालिटी डिलीवर हो रही हो। सो उसने अपना एक सर्विसेज के केस में, अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूँ, और ये आपके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने भी आगे जाके बिजनेसेस करने हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, प्रोफेशनल सर्विसेज की तरफ जाना है, कंसल्टिंग करनी है, एडवाइजरी करनी है, उसके लिए यू मस्ट हैव अ वेरी गुड वैल्यू नेटवर्क। और ये आपको बनाना पड़ेगा। जब आप लोगों से मिलेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि यार इस बंदे की एक्सपर्टीज़ ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये, और यहाँ से मुझे बंदे मिल जाएंगे, यहाँ से मुझे टैक्स वाला काम मिल जाएगा, यहाँ से मुझे एडवाइजरी मिल जाएगा। या तो आप अपनी कोई टीम बिल्डअप करें, या फिर आप शुरू में इस तरह के काम वगैरह पकड़ के इस तरह के नेटवर्क से काम करवाएं, प्रॉफिट रखें, कुछ बिल्डअप करें कैपिटल, एंड देन यू मूव ऑन टूवर्ड्स डेवलपिंग योर टीम। एट टाइम्स लोग ये भी स्ट्रेटजी करते हैं, सही है। सो एज अ ट्रेनिंग कंपनी मुझे याद है हम लोगों ने बड़ा अपना नेटवर्क बनाया हुआ है कि जहाँ पे फाइनेंस की ट्रेनिंग करानी होती है तो हमारे पास इन हाउस लोग भी हैं, और हम बाहर से लोग भी इंगेज करते हैं। हमें ई लर्निंग बिल्डअप करनी होती है तो हमने ई लर्निंग बिल्डअप करने के लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी है, उसके साथ ई लर्निंग डेवलपमेंट कंपनी है, उसके साथ हमने पार्टनर किया हुआ है, तो वो हमने एक वैल्यू नेटवर्क बनाया हुआ है। सो स्टफ लाइक दैट। सो वैल्यू नेटवर्क जो है वो आपको
हेल्प करता है। एक और एक्सटर्नल रिलेशनशिप इस तरह से भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं, सही है ना। एक और अंदाज से ज़रा हम सोचें कि जो बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो किस तरह के आमतौर पे बन सकते हैं। वन एग्जाम्पल ऑफ बाउंड्री लेस, दिस इज अनदर वे टू कैटेगराइज एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स। बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर जो है उसका एक जो है हमारे पास कैटेगरी इज हॉलो स्ट्रक्चर, सॉरी हॉलो स्ट्रक्चर। हॉलो स्ट्रक्चर, हॉलो स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या होता है कि जहाँ पे नॉन कोर एक्टिविटीज़ जिसको आप आउटसोर्स कर देते हैं, जैसे प्रिंटिंग ऑफ ट्रेनिंग ऑपरेशंस, जो ट्रेनिंग का जो है, जैसे हमारा ट्रेनिंग का काम है, ठीक है। सो व्हेन इंजीनियम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे काम करती है, लर्निंग स्ट्रैटेजीज बनाती है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, रोल आउट करती है, तो हमने अपना जो प्रिंटिंग का काम है उसको हमने आउटसोर्स कर दिया। सो नॉन कोर ऑपरेशंस को आउटसोर्स करना अभी हमने पढ़ा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गई हॉलो स्ट्रक्चर। ये मैं आपको डिफरेंट कैटेगरीज में इसलिए बता रहा हूँ ताकि कभी अगर आपके पास एग्जाम में ऐसा सवाल आया ना कि वो आपसे पूछे भाई बताएं बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर्स कैसे हो सकते हैं, तो आपके पास लैंग्वेज तो हो, कैटेगरीज तो हो इस बारे में बात करने के लिए। तो हमने बात की हॉलो स्ट्रक्चर की, जहाँ पे आप एग्जाम्पल इज आउटसोर्सिंग ऑफ नॉन कोर, ठीक हो गया ना। दूसरी हमने बात करनी है अबाउट द मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। मॉड्यूलर स्ट्रक्चर जो है भी बन सकता है, जहां पे प्रोसेस, यहां पे क्या किया, नॉन कोर फंक्शन को पूरा आउटसोर्स किया, पूरा फंक्शन उठाया आउटसोर्स कर दिया। प्रिंटिंग सर्विसेज, पब्लिकेशंस आउटसोर्स, या फिर हमने बोला फाइनेंस आउटसोर्स, पेरोल आउटसोर्स, पूरा फंक्शन उठाया आउटसोर्स कर दिया। मॉड्यूलर में ऐसा नहीं होता। मॉड्यूलर में ये होता है कि एक हिस्सा, लेट्स सपोज स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ये वाला हिस्सा हमने, ये जो मॉड्यूल है इसको हमने आउटसोर्स कर दिया। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्शन प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर वीविंग वाला पार्ट हमने आउटसोर्स कर दिया। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, जस्ट गिविंग अ रैंडम एग्जांपल। या फिर फॉर एग्जांपल आप एक बनाते हैं, एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसका इंजन तो आप बनाते हैं, बट उसकी सीटें वगैरह और बाकी जो थोड़ा सा जो दूसरे वाले पार्ट्स हैं उसको आपने आउटसोर्स कर दिया। भाई ये वाले हिस्से अब आप सीटें वगैरह बना के आप दोगे हमें, ठीक है, और इंजन हम बनाते हैं। तो आपने एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक मॉड्यूल उठा के प्रोसेस का आउटसोर्स कर दिया। थर्ड इज अ वर्चुअल स्ट्रक्चर। वर्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है, वर्चुअल स्ट्रक्चर जो है ना उसमें बेसिकली होता यही है कि इट डज नॉट हैव अ फिजिकल स्पेस और लोकेशन, और उसमें होता ये है कि आई विल टेक हेल्प फ्रॉम वैल्यू नेटवर्क, बिकॉज होता ये है कि बाहर से ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी बंदा देखता है तो लगता है कि हाँ यार ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जैसे मैंने मिसाल दी थी ट्रेनिंग कंसल्टेंट की या कंसल्टेंट की जिससे मैं दुबई में मिला था, तो उससे उसको अगर आप देखें, उसके टीम्स को देखें तो ऐसा लगेगा कि ये सारे उसके बंदे अपने हैं, ठीक है। या फिर एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को देखें तो आपको लगेगा कि यार ये सारे बंदे उसके अपने बंदे हैं, हालांकि वो कुछ बंदे लेबर वहाँ से उठाता है, आर्किटेक्ट कहीं और से उठाता होगा, कोई उसको डिज़ाइन करता होगा, स्टफ लाइक दैट। सो एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको देखते हुए ऐसा लगेगा कि यार ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन अपनी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अंदर से वो एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होती है, और उसके पास एक्चुअली एक वैल्यू नेटवर्क क्रिएट हो जाता है जिसकी बेसिस के ऊपर वो ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही होती है। तो जैसे ही कोई ऑर्डर आता है, सेल्स होती है, तो उसकी बेसिस के ऊपर फिर आगे वो अपने नेटवर्क को यूटिलाइज करके एज अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर यूज़ करते हुए वो प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर रहा होता है। सो ये बात समझ में आती है। तो ये बड़ी आसान सी बात है, क्योंकि इस बात के बारे में हमने डिस्कस किया है वैल्यू नेटवर्क के अंदर। तो यहाँ पर जो हमने बात की है वो हमने बात की विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स। तो आउटसोर्सिंग पॉसिबल है, शेयर्ड सर्विसेज पॉसिबल है, वैल्यू नेटवर्क आपका एक स्ट्रक्चर बन जाता है विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, और वहाँ पे आप फॉर एग्जांपल उससे ये जो आपका नेचर ऑफ रिलेशनशिप्स है ना, ये बेसिकली आपकी जो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको इम्पैक्ट कर रही होती है। जितने अच्छे आप एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स डेवलप करेंगे, उसको स्ट्रक्चर करेंगे, उसकी नेचर के ऊपर सोचेंगे समझेंगे कि बेसिकली आपको किस तरह के फंक्शन को
आप आउटसोर्स कर रहे हैं, किस तरह के फंक्शन की शेयर्ड सर्विसेज चाहिए, एंड दैट हैज़ टू बी वेरी थॉटफुल। और इसमें बड़े नुकसानात होते हैं, मैंने एक्चुअली ये बेयर किए हैं, फील किए हैं, सेंस किए हैं और भुगते हैं। तो इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि यार आप के जो एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स हैं वो एट टाइम्स कितना उसके अगर बैडली स्ट्रक्चर्ड हो ना तो उसका नुकसान बहुत लंबा होता है। फिर हमने बात की अबाउट बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर। अगर इस अंदाज में कोई एग्जामिनर पूछे आपसे तो आप कह सकते हैं कि हॉलो स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने आउटसोर्सिंग की बात कर ली, ठीक है, ऑफ द फंक्शंस, ऑफ द कोर नॉन कोर फंक्शंस। मॉड्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, प्रोसेस के अंदर एक मॉड्यूल एक पार्ट को आपने आउटसोर्स कर दिया, ठीक है। और वर्चुअल स्ट्रक्चर के अंदर हमने बताया कि अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट people will notice that it is one organization, it is a single entity. However, it is actually a group or a network of value entities या value network है जो कि सर्विसेज या प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रहा है। सो विद दिस हमने इंटरनल और एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स के ऊपर बात कर ली। आगे वाली वीडियो में अब हम बात करेंगे अबाउट मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक चेंज, which is the second key aspect of strategic importance, strategic implementation। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह।